पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ब्राहुई नाम का एक कबीला रहता है। ये लोग शक्लो सूरत से और नस्ल से बिल्कुल ईरानी लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी बोली साउथ इंडिया की द्रविड़ भाषाओं जैसे तमिल या तेलुगु से काफ़ी मिलती जुलती है। अब सोच कर देखिए, कहाँ ईरान है और कहाँ साउथ इंडिया, लेकिन फिर भी हज़ारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग एक जैसे लगते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि भारत और ईरान की जड़ें कहीं ना कहीं एक ही ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। अब इतिहास और साइंस की बात करते हैं। इंडो आर्यन और ईरानी लोगों के साझे अतीत को साइंटिफिक लैंग्वेज में कुर्गन परिकल्पना या कुर्गन हाइपोथेसिस और BMAC यानी बैक्टीरिया मार्गियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया के यूरेशियन स्टेपीज इलाके में एक बहुत बड़ा घुमंतू यानी नोमैडिक ग्रुप रहता था। ये लोग घोड़ों की सवारी करने और रथ चलाने में माहिर थे। ये वो लोग थे जो एक ही भाषा बोलते थे और एक ही कल्चर को मानते थे। लेकिन टाइम के साथ चरागाहों और नई ज़मीन की तलाश में इन लोगों ने वहाँ से दक्षिण की ओर अपना सफ़र शुरू किया, और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने भारत और ईरान को दो देशों में तो बांट दिया, लेकिन उनकी जड़ों को कभी अलग नहीं कर पाया। यही वो ऐतिहासिक सफ़र था जिसने दुनिया का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। इस सफ़र के इस लंबे रास्ते में ये विशाल इंडो ईरानी भाषी ग्रुप दो अलग अलग ब्रांचेस में बंट गए। इस समूह की पहली शाखा हिंदू कुश के ऊंचे पहाड़ों को पार करती है और भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु और गंगा के उपजाऊ मैदानी इलाकों में आकर बसती है। इन्हें ही इतिहास में इंडो आर्यंस कहा गया। जबकि दूसरी शाखा पहाड़ों के पार नहीं गई, वो ईरानी पठार यानी ईरानियन प्लेटो पर ही रुक गई। उन्होंने वहीं अपनी सभ्यता का विस्तार किया और वो आगे चलकर प्राचीन फारसी या ईरानी कहलाए। यानी कि आज के जो भारतीय हैं और जो ईरानी हैं वो असल में हजारों साल पहले एक ही कबीले में रहते थे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुर्गन हाइपोथेसिस में बताया गया, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। और यहीं से शुरू होती है भारत और ईरान के करीबी संबंधों की वो कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत और ईरान की पहचान का भी हिस्सा है। हमारे शब्द, हमारी परंपराओं में भी कई बातें मिलती जुलती हैं, लेकिन एक सच इससे भी बड़ा है, और वो ये कि जिन असुरों को भारत में राक्षस माना गया वही ईरान में अहुरा यानी भगवान बन गए, और जिन देवों को हम पूजते हैं उन्हें वहाँ बुराई का प्रतीक समझा गया। तो ऐसा क्या हुआ कि एक ही पवित्र आग की पूजा करने वाली दो सभ्यताएं एक दूसरे के देवताओं को ही उल्टा देखने लगी? क्या ये सिर्फ धर्म का बदलाव था या इसके पीछे कोई गहरी और कहानी छिपी हुई है जो इतिहास की किताबें सीधी तरह से नहीं बताती? वही सच इस कहानी में छिपा है, और जब आप इस पूरी कहानी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान और भारत का रिश्ता कितना पुराना है। आज मैं आपको ईरान और भारत के रिश्ते का पूरा सच बताऊंगा। कितनी पुरानी है ईरान और भारत की दोस्ती? इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आपको पता है कि भारतीय और जो ईरानी हैं वो असल में हज़ारों साल पहले एक ही कबीले में रहते थे। फ्रेड हब जैसे जेनेटिक और पुरातात्विक विद्वानों ने भी कुलतुर्क-उगेल मॉडल के जरिए इस बात की पुष्टि की है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और उनके देश का नाम ईरान कैसे पड़ा इस सवाल पर। इसकी कहानी भी इसी बंटवारे से जुड़ी है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई। प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा का बोलबाला था और हमारे यहाँ बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम सिंधु था। लेकिन प्राचीन फारसी भाषा के व्याकरण में एक बहुत अजीब बात थी। फारसी लोग सा अक्षर का उच्चारण नहीं कर पाते थे, वो अपनी ज़बान में सा को हा बोलते थे। इसी प्रोनाउंसिएशन की वजह से उन्होंने हमारी सिंधु नदी को हिंदू कहना शुरू कर दिया, और इसी हिंदू शब्द से सिंधु नदी के इस पार रहने वाले सभी लोगों का इलाका हिंदुस्तान कहलाने लगा। यानी हिंदू शब्द असल में कोई धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि ईरानियों का दिया गया एक ज्योग्राफिकल नाम था। अब एक और बात, भारत और ईरान दोनों जगह के लोग खुद को आर्य कहते थे, जिसका मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ या अपना सगा। इसी आर्य शब्द से फारसी भाषा में ईरान शब्द की उत्पत्ति हुई। ईरान का शाब्दिक अर्थ ही है आर्यों की भूमि। सोचिए, मॉडर्न दुनिया और ये बॉर्डर्स बनने से पहले हमारे नाम, हमारी भाषा और हमारी पहचान एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। ये तो सिर्फ नामों और पूर्वजों के बंटवारे की बात हुई, लेकिन जब ये दोनों सभ्यताएं अलग हुई तो इन्होंने अपने अपने भगवान और अपने अपने ग्रंथ और अपने अपने धर्म बना लिए। ये कहानी और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। जब इंडो आर्यन लोग भारत आए तो उन्होंने वेद रचे,
वहीं जो लोग ईरान में रह गए उनकी धार्मिक किताब बनी अवेस्ता। अगर आज आप संस्कृत के ऋग्वेद और प्राचीन ईरान की अवेस्ता को आमने सामने रखकर पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दोनों के व्याकरण, दोनों के शब्द और मंत्र ये सब लगभग एक जैसे हैं। मसलन हम जिसे पवित्र अग्नि अनुष्ठान यानी यज्ञ कहते हैं, ईरान के लोग अपनी पुरानी भाषा में उसे यस्न कहते हैं। हमारे ग्रंथों में जिस चमत्कारी और पवित्र सोम रस का जिक्र मिलता है, उसी पवित्र पेय को अवस्था में होम कहा गया है। यानी भाषा तो लगभग एक ही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी सोच बिल्कुल उलट हो गई। दरअसल पारसी धर्म यानी जोरोस्ट्रियनिज्म के उदय के बाद ईरान में बहुत बड़ा वैचारिक बंटवारा हुआ, जिसे इतिहास में शिस्म कहा जाता है। भारतीय वेदों में इंद्र, अग्नि और वायु जैसे देवों को पूजा जाता था और असुर को बुराई या दानव का प्रतीक माना जाता था। लेकिन ईरान में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। ईरान के पारसी धर्म में अहूरा यानी असुर को दुनिया का सबसे बड़ा भगवान मान लिया गया, जिनका नाम है अहूरा मज़दा। और हमारे जो देव थे उन्हें ईरानियों ने दावा कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था बुरी आत्माएं या राक्षस। मतलब हिंदू जिनके सामने हाथ जोड़ रहे थे वो पारसियों के लिए खौफनाक थे, और जो हमारे यहाँ राक्षस थे वो उनके लिए पूजनीय थे। फिर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस गहरे धार्मिक मतभेद के बावजूद हमारे रिश्ते कभी टूटे नहीं। सदियां बीतती गईं और लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास ईरान के सबसे ताकतवर अकेमेनिड एम्पायर के राजा डेरियस ने भारत के नॉर्दर्न हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये वो वक्त था जब भारत और ईरान के बीच बड़े पैमाने पर ट्रेड और आर्ट का लेन देन शुरू हुआ। भारत से मसाले और काली मिर्च ईरान जाने लगे और वहाँ से सोने और चांदी के सिक्के भारत आने लगे। लेकिन ईरान ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा दिया आर्किटेक्चर का, यानी इमारत बनाने का हुनर। क्या आपको पता है कि हमारे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के महल किससे मोटिवेटेड थे? मौर्य एम्पायर की भव्य इमारतों पर ईरान की गहरी छाप थी। राजधानी पाटलिपुत्र में जो बड़े महल बने थे उनका डिज़ाइन सीधे तौर पे ईरान के पर्सेपोलिस महलों की नकल थी। सम्राट अशोक ने पूरे देश में जो बड़े बड़े पत्थर के खंभे लगवाए, उन्हें बनाने की तकनीक भी ईरानी थी। उन खंभों को एक ही पत्थर से तराशा जाता था और उन पर शीशे जैसी पॉलिश की जाती थी। इतना ही नहीं, अशोक ने अपनी जनता के नाम जो मैसेज पत्थरों पर लिखवाए, उसका तरीका भी बिल्कुल ईरानी राजाओं जैसा था। यानी हमारा शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान की देन था, या फिर हम कह सकते हैं कि उससे एक्चुअली इंस्पायर्ड था। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। जो ईरान कभी इतना ताकतवर था कि भारत की कला को दिशा दे रहा था, उसी ईरान पर 7वीं सदी में एक ऐसा भयानक क्राइसिस आया कि वहाँ के लोगों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। 7वीं शताब्दी में जब अरबों ने ईरान पर हमला किया, तब वहाँ ससानी साम्राज्य का राज था। यहाँ के आखिरी राजा यज़्देगिर्द की नेहबंद की लड़ाई में हार हो गई। इसके बाद ईरान में इस्लामी शासन शुरू हो गया। उस समय पारसी लोगों के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए। उनसे कहा गया कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, या फिर जजिया नाम का टैक्स दो, या फिर अत्याचार सहो। अपनी धार्मिक आज़ादी को बचाने के लिए कई पारसी लोग पहले खुरासान के पहाड़ों में जाकर छिप गए। लगभग 100 साल तक वहीं रहे। बाद में हालात जब ठीक नहीं हुए तो उन्होंने समुद्र के रास्ते भारत आने का फैसला किया। कई दिनों तक समंदर का खौफनाक सफ़र तय करके करीब 18,000 पारसियों का जत्था गुजरात के तट पर पहुंचा। सबसे पहले वो दीव में रुके, बाद में संजान नाम की जगह पर आकर बस गए। उस समय संजान पर हिंदुस्तानी राजा जदी राणा का शासन था। पारसियों के महाकाव्य किस्सा संजान के मुताबिक राजा जदी राणा ने पारसियों के धर्मगुरु को दूध से भरा हुआ कटोरा भेजा। इसका मतलब था कि उनका राज्य पहले से ही दूध की तरह लोगों से भरा हुआ है और अब किसी बाहरी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन पारसी धर्मगुरु भी बहुत समझदार थे। उन्होंने उस दूध के कटोरे में एक मुट्ठी शक्कर मिला दी। ये उनका वादा था कि जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, वैसे ही हम पारसी भी भारतीय समाज में घुल जाएंगे। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो समाज को परेशान किए बिना इसमें मिठास घोलेंगे। राजा जदी राणा इस बात से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पारसियों को अपने राज्य में शरण दे दी, और पारसियों ने फिर अपना वादा भी निभाया। उन्होंने भारतीय लिबास पहना, हमारी भाषा अपनाई, और आज तक वो भारत की तरक्की में शक्कर की तरह अपनी मिठास घोल रहे हैं। खैर, ये तो हुई लोगों के घुलने मिलने की बात, लेकिन हमारी और ईरान की भाषाएं भी इसी तरह एक दूसरे में घुल गई थी। सदियां बीती और भारत में दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगलों का दौर आया। इस दौर में राजकाज, अदालत और एजुकेशन की सबसे बड़ी भाषा पर्शियन यानी फारसी बन गई। उस वक्त भारत धीरे धीरे फारसीकरण की तरफ बढ़ रहा था, जिसका असर आज भी हमारी ज़ुबान पर जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शब्द बोलते हैं
उनमें से बहुत से शब्द हिंदी के हैं ही नहीं बल्कि फारसी हैं। सरकार, ज़मींदार, अदालत, कानून, कागज़, बाजार, ये सारे फारसी भाषा के ही शब्द हैं। सिर्फ दफ्तर ही नहीं, हमारे घरों में रोज़ इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे शहर, दुकान, रंग और यहाँ तक कि सब्जी भी, ये सारे शब्द सीधे फारस से हमारी ज़ुबान पर चढ़ गए। हमने अनजाने में ही ईरानी भाषा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया। इसी भाषा के संगम से एक बिल्कुल नई ज़ुबान ने जन्म लिया जिसे हम उर्दू कहते हैं। फ़ारसी, अरबी और हमारी अपनी खड़ी बोली जब आपस में मिली तो उर्दू का जन्म हुआ। हमने फ़ारसी के ग्रामर को इस्तेमाल करके बेचैन, बेघर और नासमझ जैसे हज़ारों नए शब्द गढ़े। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत भी पर्शियन फ़िलॉसफ़ी से ट्रांसलेट होकर हमारी लाइफ का हिस्सा बनी। भाषा से अलग भी देखो तो ईरान का एक और खूबसूरत अक्स भारत में दिखाई देता है और वो जगह है हमारी जन्नत यानी कश्मीर। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में कश्मीर को ईस्ट का ईरान या मिनी ईरान के नाम से भी कभी जाना जाता था, क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट और आर्ट सभी पर ईरान की छाप है। 14वीं सदी में मीर सैयद अली हमदानी नाम के एक सूफी संत ईरान से 700 कारीगर लेकर कश्मीर आए। इन ईरानी कारीगरों ने ही कश्मीरी लोगों को पश्मीना शॉल, कालीन और पेपर मैशे बनाने की शानदार कला सिखाई। आज कश्मीरी शॉल पर जो चिनार के पत्ते की डिज़ाइन आप देखते हैं वो दरअसल ईरानी कला का ही एक रूप है। वहाँ की कला ने कश्मीर को वो पहचान दी जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत में सिर्फ ईरानी भाषा और कला नहीं पनाह नहीं ली बल्कि ईरानी खाना भी भारत की पहचान बना। आज इस समोसे के बिना भारत में कोई मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती। ऑफिस की, सरकारी ऑफिस की खास तौर पे पार्टी अधूरी रह जाती है। वो समोसा असल में हमारा है ही नहीं। ये सुनकर थोड़ा सा झटका लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच यही है कि जिस समोसे को हम आज देसी स्ट्रीट फूड मानते हैं उसकी पैदाइश भी ईरानी यानी प्राचीन पर्शिया में हुई थी। 10वीं सदी की फारसी किताबों में एक डिश का जिक्र मिलता है जिसे सुनसाक कहा जाता था। ये मैदे से बनी एक तिकोनी पेस्ट्री होती थी जिसमें कीमा, प्याज और मेवे भरे जाते थे। पर्शिया के व्यापारी जब लंबे सफ़र के लिए निकलते थे तो ये सनबुसाग उनके लिए सबसे बेहतरीन खाना होता था क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता था। यही सनबुसाग जब ट्रेडर्स के ज़रिए भारत पहुंचा तो हमने इसमें अपने मसाले और पुर्तगालियों के लाए आलू भर दिए और इस तरह से पर्शिया का सनबुसाग बन गया हमारा अपना समोसा। इतना ही नहीं, खाने में जो मुगलई स्वाद है जैसे बिरयानी, पुलाव और कबाब, वो भी इसी इंडो ईरानी रिश्ते की देन है। जिसे हम पुलाव कहते हैं वो फ़ारसी पिलाफ से आया है और लखनऊ का मशहूर गलावटी कबाब जो मुंह में जाते ही घुल जाता है वो भी फ़ारसी ग्रिलिंग तकनीक और भारतीय मसालों का ही जादू है। भारत और ईरान के इस मिलन का सबसे सुरीला नतीजा अगर कहीं देखने को मिला तो वो था हमारा संगीत। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के दौरान एक बहुत बड़े सूफी कवि हुए और संगीतकार हुए अमीर खुसरो। उन्होंने पर्शियन म्यूज़िक और भारतीय स्वदेशी धुनों को मिलाकर एक नया ही म्यूज़िक बनाया। इसको हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ये दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत से बिल्कुल अलग था। खुसरो ने ही सूफी भक्ति संगीत कव्वाली की शुरुआत की। आज भारत का सबसे मशहूर वाद्य यंत्र सितार है जिसे बजाने का तरीका भी खुसरो ने ही ईजाद किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सितार भी ईरान के सेतार नाम के वाद्य यंत्र से निकला है। ये वो दौर था जब फ़ारसी सूफी संतों ने भारतीय जनता से जुड़ने के लिए हिंदुस्तानी भाषा का इस्तेमाल किया और यहीं से जन्म होता है हमारी गंगा जमुनी तहजीब का। हमारे त्योहारों और रस्मों में काफ़ी सिमिलरिटी है। जैसे पारसी और शिया समुदाय भारत में नोज़ मनाते हैं जो असल में फ़ारसी नया साल है और बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इसी तरह साल की सबसे लंबी रात यानी 21 दिसंबर को ईरानी लोग याल्दा नाइट मनाते हैं। इस रात वो तरबूज और अनार खाते हैं और फ़ारसी कवि हाफिज़ की कविताएं पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति और लोहड़ी भी इसी तरह मौसम के बदलने की खुशी में मनाया जाता है। बल्कि जो हिंदुओं का नया साल है वो भी मार्च में आता है जिसके देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नाम होते हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये किसी इतिहास की किताब में छिपे हुए पन्ने नहीं हैं। ये एक ऐसा जिंदा इतिहास है जो आज के भारत की सांसों में धड़कता है। और यही वजह है कि इस साल जब ईरान पर मिसाइलें गिर रही हैं तो ईरान का साथ देना या साथ छोड़ देना बहुत मुश्किल काम होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में भी ईरान और भारत ने एक दूसरे के साथ देने के कई एग्जाम्पल दिए हैं। अरबों के हमले ने सैसनिड साम्राज्य को ज़रूर तबाह किया, लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उसी दौर में फ़ारसी साहित्य और ज्ञान को अरबी अनुवाद के जरिए बचाकर भी रखा गया। इसी ने बाद में यूरोप के पुनर्जागरण में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। भारत की बात करें तो उसने भी कभी ईरान को एक तरफा चश्मे से नहीं देखा। जब 1932 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ईरान का दौरा किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और ईरान का गहरा
कल्चरल रिश्ता अटूट है। कोल्ड वॉर के दौरान भी जब दुनिया दो खेमों में बटी थी, तब भी दोनों देशों के बीच ये कल्चरल पुल कभी टूटा नहीं। एक वक्त था जब परसेपोलिस की भव्यता भारतीय दरबारों को मोटिवेट करती थी, और आज इंडियन इन्वेस्टमेंट युद्ध से जूझते ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये उस लंबे हिस्ट्री का एक नया चैप्टर है। आज जब आप 2020 के दशक की जेनेटिक स्टडीज़ को देखते हैं, तो कुछ जेनेटिक स्टडीज़ ये बताती हैं कि नॉर्थ इंडियंस और ईरानियों के बीच जेनेटिक रिलेशन उनके अपने कई पड़ोसियों से भी ज़्यादा गहरा है। तो ये बात सुनकर आप चौंकेंगे ज़रूर, लेकिन औपनिवेशिक दौर में इन संबंधों पर कम ध्यान दिया गया, और आज की बॉर्डर बेस्ड राजनीति ने हमें यह विश्वास दिला दिया कि पासपोर्ट हमारी सदियों पुरानी साझी यादों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे हम और ईरानियन आपस में इतना बड़ा कल्चरल रिश्ता शेयर करते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।